हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs की सीरीज़। ऑलरेडी हमने 9 पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 10। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स को 4 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। जब बच्चे सीखते हैं ना, लर्न करते हैं, तो उनको 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। अब इन्होंने कौन सा पूछा है हम वो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ होती है जिसके अंदर जो बच्चा है वो हर एक चीज़ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है, हर एक चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है वो ढूंढने की कोशिश करता है, क्या रीज़न है, लाइक कोई चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है। जब बच्चा वो सारी की सारी चीज़ें ढूंढने की और सीखने की कोशिश करता है ना, तो ऐसे बच्चे को या ऐसे लर्नर को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल लर्नर बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसी मेमोरी जहाँ पे हम बेसिकली जो फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, उनको याद करते हैं या उनको याद रखते हैं, ऐसे मेमोरी को क्या बोलते हैं। ऐसी मेमोरी को बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताती हूँ। सिमेंटिक मेमोरी कौन सी होती है, जहाँ पे ना हम जो जनरल नॉलेज होती है ना वो गेन करने की कोशिश करते हैं। लाइक कोई चीज़ कब बनी थी, है ना, मतलब जो फैक्ट्स होते हैं जो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनकी हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ कब आई थी, कोई चीज़ कब बनी थी, उस टाइम पे क्या हुआ था आज से 20 साल पहले। तो मतलब कोई भी इंसिडेंट के बारे में, एक जर्नल इंसिडेंट के बारे में जब हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक मेमोरी। यही तो क्वेश्चन में पूछा है ना। जब हम फैक्ट्स, रूल्स, डेफिनेशन, ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन बनी हुई है, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं की नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक मेमोरी बोलेंगे। बाकी के जो दोनों है उसका भी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मीनिंग आपको बता देती हूँ। एपिसोडिक मेमोरी कौन सी होती है, एपिसोडिक मेमोरी भी जो है बेसिकली पास्ट से कनेक्टेड होती है, बट इसका जो मीनिंग है वो एकदम अपोजिट हो जाता है। जैसे सिमेंटिक होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जर्नल नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ कब हुई थी, कैसे हुई थी, है ना, जो चीज़ ऑलरेडी हो रखी है। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, हमारा खुद का जो पर्सनल इंसिडेंट है, लाइक बाढ़ आई थी आज से 10 साल पहले और हमारे घर में सब पानी पानी भर गया, हमारा घर का सारा फर्नीचर ख़राब हो गया, कार ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया एट्सेट्रा करके, तो उसको हम रिकॉल कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम उसको याद कर रहे हैं कि एक इंसिडेंट आज से 10 साल पहले हमारे साथ हुआ था और उस टाइम पे ये नुकसान हुआ था। हम खुद रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको सुना रहे हैं। बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं, जहाँ पे हम पर्सनल पास्ट के कोई भी इवेंट को रिकॉल करते हैं, वापस से याद करते हैं, तो वो होती है एपिसोडिक मेमोरी। और सी में क्या है, दैट इज़ प्रोसीजरल मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हम इस चीज़ की नॉलेज गेन करते हैं कि कोई काम कैसे करना है, हाउ टू डू द थिंग्स, कोई काम कैसे करना है, क्या तरीका है करने का, जब क्या प्रोसीजर रहेगा किसी चीज़ को करने का, ठीक है, तो उसको हम जब जानने की कोशिश करते हैं, उसकी जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब हम कंपेयर करने लगते हैं हियरिंग और लिसनिंग को, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। इसका सही आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट इज़ हियरिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है। लाइक आप क्लास में बैठे हो, मेंटली तो आप कहीं और ही प्रेजेंट हो, ठीक है, अपने ही ख्यालों में प्रेजेंट हो, आज मम्मी ने क्या बनाया होगा खाने में, है ना, ये सब आप चीज़ें सोच रहे हो, मेंटली आप कहीं और ही प्रेजेंट हो। ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। लाइक आप बैठे हो, सुन रहे हो, एक कान से सुन रहे हो, दूसरे से निकाल रहे हो, या हो सकता है सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है, मेंटली कहीं और ही प्रेजेंट हो। बट लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग वहाँ होती है जहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करके पूरा ऐसे अटेंटिव होके चीज़ों को सुन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हो, उसको समझ भी रहे हो। यानी कि ये क्या हो जाता है, माइंड का साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है। बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जब समेटिव टेस्ट होते हैं वहाँ पे जो है वो टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्वियसली इंटरप्रेट करते हैं ना। समेटिव टेस्ट लिए जाते हैं यानी कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो टेस्ट लिए जाते हैं आपके स्कूल या कॉलेजेस में, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट किया जाता है। वो तो ठीक है, अभी समेटिव इवैल्यूएशन होगी। अब इसने मेनली क्वेश्चन में क्या पूछा, एक पर्टिकुलर इसने क्राइटेरिया दे दिया इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर। यानी कि जब समेटिव टेस्ट हुआ, बच्चों ने टेस्ट दिया, तब एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है और उसमें वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंज आया या लाइफस्टाइल उनका कैसा है। ऑब्वियसली जैसा लाइफस्टाइल होता है वैसा ही लगभग बिहेवियर रहता है ना हर एक बच्चे का, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल से उनका बिहेवियर भी चेंज होता है या उसमें झलकता है बेसिकली उनका बिहेवियर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या ले रहा है एक टीचर, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ले रहा है। वो ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं देखना चाह रहा है। वो समेटिव टेस्ट जो बच्चे के लिए हैं उससे वो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बच्चे की वो नहीं देखना चाह रहा है। वो एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखना चाह रहा है कि उसमें कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है और उनकी क्या परफॉर्मेंस है। जब एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के हम टेस्टिंग करते हैं और इसी चीज़ को देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग बोलते हैं। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जब हमने ले लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली ये चारों ही वैसे तो ठीक होंगे। वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करना, बच्चे में सोशल अवेयरनेस को जगाना और साथ ही साथ ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स तो पास करने ज़रूरी है ना, बिना एग्ज़ाम पास के अगली क्लास में कैसे जाएंगे। तो ये सारे ही एजुकेशन के एम रहेंगे, बट जो ये तीनों को भी जस्टिफाई करता है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है वो रहता है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। अगर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे या सिर्फ और सिर्फ बस उन्हें थ्योरेटिकल चीज़ें तो पता है कि हाँ भी किस चीज़ का क्या मीनिंग है, किस चीज़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में तो भी तो अप्लाई करना आना चाहिए ना। उस थ्योरेटिकल नॉलेज को जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या ऐसी पढ़ाई का। तो इसीलिए बच्चे को जब हम ओवरऑल लाइफ के लिए जो है वो रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो एम होना चाहिए एजुकेशन का। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा एम होता नहीं है, स्पेशली आज से बहुत टाइम पहले तक। आज फिर भी आज के टाइम पे एम रख लेते हैं कि हाँ भी बच्चों को ओवरऑल डेवलप करना है ऐसा करके, बट पहले तो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में पास हो जाएं बस उतना ही पढ़ाया, मतलब उसी एम को लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो वो आज के टाइम में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। आगे चलते हैं, NCERT दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो किस पर्पस के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट यानी कि वो अचीवमेंट देखेंगे ऑब्वियसली, है ना, बच्चे ने क्या अचीव किया है लर्न करने के बाद, लर्न करने के बाद, मतलब जब टीचर पढ़ा के चला गया और बच्चे ने सीख लिया, लर्न कर लिया, देन उसके बाद बच्चे ने कितना सीखा है, कितना लर्न किया है, अचीव किया है। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ लर्निंग जानने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। उससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ भी टीचर तो पढ़ा के चला गया, अब बच्चे कितने पानी में है वो हमने देखना है, बच्चों ने एक्चुअली में क्या सीखा है, तो वो हम इसके थ्रू जान सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन लिसन, मतलब एक पर्सन है वो सुनता है, समझने की भी कोशिश करता है अदर पर्सन के व्यू पॉइंट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो बैठता है, सामने वाले इंसान को सुनता है और समझने की कोशिश करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बातें। ऐसा नहीं है कि हम भी, एक तो होता है भी हाँ भी सामने वाले की भी हम सुन रहे हैं बट समझ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, उसकी जगह खुद को रख के उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसके थ्रू समझने की जब हम किसी को कोशिश करते हैं तो वो क्या होती है, एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है, बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच कौन सी रहती है इवैल्यूएशन की। वैसे तो सारी के सारे ही तरीक़ों से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों को, यानी कि बच्चों का क्या रिज़ल्ट रहा है, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली इवैल्यूएशन की जाती है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्रोच कौन सी रहती है
या ये कह लो कि यूज़फुल अप्रोच कौन सी रहती है, दैट इज़ ए कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है कि बच्चों को कॉन्टीन्यूसली इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप हाँ भी बच्चों को पढ़ाए जा रहे हो 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद आप बच्चों के टेस्ट ले रहे हो, उसमें इवेल्युएट कर रहे हो, तो फिर क्या ही फ़ायदा, बच्चे कितना सीखें कितना नहीं। अगर आप कॉन्टीन्यूसली बेसिस पे जो है बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हो, उनके टेस्ट ले रहे हो, कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली उनको मॉनिटर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पता लगता है कि कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है, कौन सा बच्चा कितना नहीं सीख रहा है। देन कोई बच्चा अगर ज़्यादा नहीं सीख पा रहा है और उस लेवल पे नहीं आ पा रहा है, तो क्या कमी आ रही है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो हम उसको भी डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक करेक्टिव एक्शन लेके उसके जो है या फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके उसको भी इम्प्रूव कर सकें। तो कॉन्टीन्यूसली जब आप इवैल्यूएट करते हो तो वो सबसे सही तरीका रहता है। ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ विच टेस्ट इज़ कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ लर्नर। जब भी हम किसी की एबिलिटी को जानना चाहते हैं कि एक पर्सन है, मान लो वो कितना एबल है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वो कितना एबल है सिचुएशंस के साथ डील करने में, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ वो कैसे डील कर सकता है, डिफरेंट टास्क उसको अगर हम दे दें, एक्टिविटीज़ हम उसको दे दें तो उसको कैसे परफॉर्म कर सकता है, कोई प्रॉब्लम दे दें तो उसको कितना जल्दी से और कैसे वो स्मार्टली सॉल्व कर सकता है। तो ये जो जब भी हम एक पर्सन की एबिलिटी को अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं, 10th पार्ट भी कवर अप हो गया है। आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑलरेडी 9 पार्ट्स इससे पहले डाल चुके हैं हम, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के MCQs की सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।